नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नया वीडियो है और आज हम मेजर गौरव आर्या जी और ताहिर गोरा जो कि कैनेडियन सिटीजन जिन्होंने ले रखी हैं, वो पाकिस्तानी ने कैनेडियन सिटीजनशिप ले रखी है और वहाँ से टेक टीवी का संचालन करते हैं। तो ताहिर गोरा जी और मेजर गौरव आर्या जी, जो चाइनीज़ इन्वेजन हुआ था लद्दाख में, जो मसल पावर चाइना ने दिखाने की कोशिश करी थी, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और मेजर गौरव आर्या जी ने पहले ही बता दिया था, ये तो चाइना सिर्फ डराने के लिए आया है, उसकी इतनी हिम्मत है नहीं कि इस समय इंडियन आर्मी से वो टकरा सके। और ये अब जो इंडिया है, अब का जो भारत है वो नया भारत है और इस समय का जो भारत है वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ना कि सर झुका के या आंखें झुका के बात करता है। तो ये देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया का एग्रेशन चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में मोदी गवर्नमेंट जी के आने के बाद। तो उसी टॉपिक पे बात हो रही है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे कमेंट करेंगे। बहुत महीनों पहले मेजर गौरव आर्या जी ने मेरे ही एक शो में मुझे कहा था कि ताहिर जी, मैं आपको बता देता हूं कि चीनी फौजें वापस चली जाएंगी। आज हमने ये खबर सुनी कि अल्टीमेटली बहुत सारे जो राउंड्स चले मीटिंग्स के दोनों तरफ, उसके बाद चीन ने भी पीछे हटने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि हटना शुरू भी कर दिया। मेजर गौरव आर्या जी हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और आज फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई। मैं आज की प्रेडिक्शन जो है वो एक तरह से रिकॉल कर रहा था। मेजर गौरव आर्या जी ने कहा था, मैंने कहा आप ही के ये शब्द वो सही साबित हुई। आज आप ही के शब्दों में हम सुनते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपनी शो पे। ताहिर साहब, ऐसा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है और चाइनीज आर्मी काफी टाइम से, जो मैंने भी अपने फौजी सीनियर्स से बात करी, दोस्तों से बात करी, उन्होंने यही बात बताई कि किसी ना किसी तरीके से चाइनीज आर्मी काफी मेहनत से चाह रही थी कि ये वापस चली जाए, लेकिन इनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। अब जाके इनको ओपनिंग मिली है। सेविंग फेस वाली बात हो रही है, जहां तक चाइना चाहती है कि किसी तरीके से बिना बेइज्जती के अपनी इज्जत ठीक रख के, कायम रख के चाइना चुपचाप से निकल जाए। और यही चीज चाइना ने अब ये करी है कि प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन जब चाइना ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था, फिर हमें मजबूरन लेना पड़ा, तो उस पोजीशन पे ताहिर साहब ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि पूरी मूवमेंट हो जाएगी और चाइना ने पीछे हटना, उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो पीछे मूव करना शुरू करके, उनके इमेजेस भी आई थी टेलीविजन पे और चाइनीज पीछे हट गए हैं ताहिर साहब अभी। और कुछ 48 घंटे के बाद वो पूरा बैकवर्ड मूवमेंट चाइना का खत्म हो। वो चाइना चाह भी रहा था, इनके बस का नहीं है ये। मैं बार बार लोग कह रहा था कि लोगों से, मेरे कुछ जो पाकिस्तान में हैं दोस्त, मेरे सहाफी, उनसे भी बात चली, तो उन्होंने बोला नहीं साहब, बड़ा तगड़ा पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, ये है वो है। तो मैंने बोला देखिए साहब, ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड, ये 16,000 17,000 फुट, दे माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट सुपर पावर्स। अफगानिस्तान के माउंटेन्स ने सर सोवियत रशिया को रिस्पेक्ट नहीं करा सर, ये बात सच है। माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट। आप उन पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में चाइनीज आए हैं या सामने से आने की उन्होंने कोशिश करी है, वहां पे चाइनीज 1 मिलियन अपनी आर्मी डाल दें, वो पहाड़ फिर भी 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को खा जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा वो लोग कहाँ गए। माउंटेन्स ईट मैन, हम लोग फौज में हमें सिखाया जाता है कि माउंटेन्स ईट मैन। और आज वो मजबूर हो गए वापस जाने के लिए, बिकॉज वो विंटर, मुझे लगता है, एक तो विंटर नहीं झेल पाए, बिल्कुल सही बात है, और दूसरी चीज है ताहिर साहब, उनके बस की बात नहीं थी। जो उनको इंडियन आर्मी से एक उनके मन में एक जिसको कहते हैं गलतफहमी थी कि वो आएंगे साहब, थोड़ा सा आंखें वांखें अपनी दिखाएंगे, थोड़ा सा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना डोले छोले थोड़ा सा दिखाएंगे, तो फिर वो इंडियन आर्मी डर के कांप के पीछे भाग जाएगी। अब वो हुआ नहीं, कोई कांपा वापा नहीं, कोई भागा नहीं। सो चाइनीज वर कंफ्यूज्ड कि भाई चाइनीज आ गए, जो शेर आया। तो इन्होंने बोला शेर आया तो ठीक है, देख लेंगे जब शेर आएगा। तो अब पता लगा कि शेर बिल्ली था, शेर को ठंड लगी, -40 -50 डिग्रीज में, शेर की आदत नहीं थी रहने की। ऑब्वियसली द ड्रैगन वाज नॉट यूज्ड टू दीस टेम्परेचर। ये लोग तो पीछे साथ टिबेटन प्लेटू में इनके मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू। हमारे तो जवान 1984 के बाद सियाचिन में है सब,
-60 -70 डिग्रीज में 21,000 फुट की ऊंचाई में हमारे जवान लगातार पिछले 30 साल से रहते हुए आए हैं, तो उनको उनका एक अलग लेवल है माउंटेन वॉरफेयर का, जो एक्लेमेटाइजेशन का एक अलग लेवल है। चाइनीज वर नॉट यूज्ड टू इट, तो अब चाइनीज वापस चले गए। अब तो देखिए, बात यह है कि क्या चाइनीज अपने आप को टेस्ट कर रहे थे या भारत को टेस्ट कर रहे थे, या दोनों को ही कर रहे थे वो। को टेस्ट कर रहे थे? ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है वक्त वक्त पर करते रहते हैं वो। 2-3 जिसको पंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने बोला जुआ देखते हैं क्या होता है। उनको ये था कि हो सकता है ट्रंप वापस आए, हो सकता है ना आए। उनको लग रहा था कि ट्रंप वापस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना। अगर ट्रंप आता है और यहाँ पे इस साइड पे तवज्जो, प्रेशर कुकर वाला प्रिंसिपल है ताहिर साहब, कि प्रेशर कुकर में प्रेशर हो जाता तो फिर सीटियां बजती हैं उसकी, प्रेशर कुकर की। तो वही देखिए, बात ये थी कि उन्होंने सोचा कि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी क्वाड वहां पे एक्टिव हो रहा था, पिछले 2-3 साल से वो बात चल रही है क्वाड की। उनकी ट्रेडिंग लाइंस है, वहां से 50-60% ट्रेड उनका जाता ही है वहां से, मलाका स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से। दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू पास अ मैसेज टू द वर्ल्ड इन पोस्ट कोविड, जब चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि कोविड एक तो चाइना की तरफ से आया, ऊपर से अमेरिका का चेंज्ड पोस्चर, जो अमेरिका जो चाइना के वेस्ट से, अगर मैं बोलूं चाइना के वेस्ट से ईस्ट की तरफ तवज्जो जो अमेरिका दे रहा था, पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक जो जिसको कहते हैं कि कहानी बन रही थी, तो चाइना ने उसके रिएक्शन में सिक्किम में नहीं करा था ये सब, अरुणाचल में नहीं करा, उत्तराखंड में नहीं करा, हिमाचल में नहीं करा, उसने जबरदस्ती लद्दाख में करा। और लद्दाख में इसलिए करा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कल अगर इंडियन आर्मी डरती है और आगे एडवांटेज प्रेस करना है, तो वहीं लद्दाख पे पाकिस्तान आर्मी भी है, तो इंडियन आर्मी को बीच में फंसाया जा सकता है। स्कर्दू वगैरह एक साइड में है, उसके गिलगित बाल्टिस्तान एक साइड में है, दूसरी तरफ उसने बोला कि साहब हम कश्मीर से भी प्रेशर ला सकते हैं और यहां से भी प्रेशर ला सकते हैं। तो दुनिया भर का एक माहौल चाइना ने बनाया। और एक और चीज थी साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगित बाल्टिस्तान से आती है, इंडिया बड़ा प्रेशराइज कर रहा था उस चीज के ऊपर, 370-35 से हट चुका था। तो ये सब चीजें थी जो ट्रिगर थी, जिसने चाइना को ट्रिगर ऑफ करा। एंड चाइना, वही एक एरोगेंस है ना चाइनीज में कि लेट्स टीच दीज पीपल अ लेसन, कि मतलब हम थोड़ा जाएंगे, खड़गाएंगे तो ये लोग भाग खड़े होंगे, फिर हम बातचीत कर लेंगे इनसे। तो भागा कोई था नहीं। तो नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड द चाइनीज आर क्लियरली इन द रिट्रीट। तो चाइना ये समझ रहा था कि ये शायद 1962 का भारत है, उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये 2020-2021 का भारत है। क्या ये एक रियलिटी भी है? ताहिर साहब, ये एक रियलिटी है, बट इवन इन 1962 में आपको बात बताता हूँ। मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। जी जरूर जरूर। जी ताहिर साहब, ऐसा था कि इवन इन 1962 वो जंग भारत हारी, और ये बात करने में कोई शर्म नहीं है कि हम लोग वो जंग हारे, लेकिन ये बात भी सच है कि चाइनीज के घुटने तोड़ दिए थे। चाइनीज को इतनी महंगी पड़ी वो जंग कि एक मेरी रेजिमेंट की एक यूनिट है, तेरा कुमाऊं, 13th बटालियन तो कुमाऊं, 40 कंपनी 17 कुमाऊं से है, 17th बटालियन वो 13 कुमाऊं थी। 13 कुमाऊं जो आजकल जहां पे ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, वहां पे एक जगह है रिजांगला, चुशूल सेक्टर। तो रिजांगला के ऊपर वो लड़ाई हुई थी, जहां पे ताहिर साहब कमाल की लड़ाई हुई थी। 18 नवंबर की रात की बात है, और 18 नवंबर की रात को ताहिर साहब 122 हिंदुस्तानी फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई मोल ली थी। गजब। दे रिफ्यूज टू विड्रॉ। 122 भारतीय फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई लड़ी, और 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे। द एंटायर कंपनी वाज वाइप्ड आउट। तो वो जंग यकीनन हम हारे, लेकिन आप देखिए कि 1300 से 1500 चीनी फौजी मार दिए गए वो एक रात में। ये जो लोग हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने 1300 से 1500 चीनी फौजी मारे, और उसके 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था इंडिया के साथ। तो ये पुश ओवर तो 1962 में भी इंडियन आर्मी नहीं थी, बट इस समय थोड़ा सा फर्क ये था कि इंडियन आर्मी वाज बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। मोराल पहले भी हाई था, आज भी हाई है। प्लस एक और चीज है कि अब वो लीडरशिप भी बदल गई है। सही बात है। इंडिया की एक जमाने में आप क्रिकेट में भी देखे ना, आपने देखा था एक जमाने में क्रिकेट में इंडिया बड़े मतलब माफी मांगता हुआ हिंदुस्तान था कि जेंटलमैन्स गेम, दिस इज क्रिकेट और इसमें ऐसे नहीं होता है। सौरभ गांगुली ने आके सब कुछ बदल दिया। उसने बोला कि जेंटलमैन तो ठीक है, लेकिन वी आर हियर टू विन। फिर उसके बाद धोनी आया,
फिर विराट कोहली आया, एक से बढ़कर एक अग्रेसिव कैप्टन्स। अगर आप जंग को भी छोड़ दें, अगर आप क्रिकेट के मैदान में भी देखें, ये खास किस्म का हिंदुस्तान जो चेंज होके आ रहा है, विच इज अ वेरी अग्रेसिव इंडिया, इट इज अ वेरी अनअपोलोजेटिक इंडिया, जो माफी नहीं मांगता किसी चीज की, जो लगता है ठीक वो करता है। तो ये हर स्फेयर में, इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन 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 द फील्ड ऑफ साइंस, यू सी, एक जमाने में हम लोग दुनिया से बड़े अपोलोजेटिक रहते थे कि हम साइंस में ये कर रहे हैं फॉर पीस, ये वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइलों की रेंज खड़ी कर दी, अग्नि, पृथ्वी एंड ऑल दैट, ये सब उनका उनकी देन है डॉक्टर कलाम की। इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट थे जो हुए थे, ये उनकी देन है। सो दिस इज अ न्यू इंडिया। चाइना ने कहीं ना कहीं ये अपना जो इक्वेशन था उसमें ये भाप नहीं पाई थी चाइना की ये नया हिंदुस्तान है, और ये बड़ा एग्रेसिव अनअपोलोजेटिक हिंदुस्तान है। आपने अभी पीछे बात की कि उनका ख्याल था कि शायद ट्रंप आ जाएगा, लेकिन ट्रंप नहीं आया, तो उनका ये ख्याल बना कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीनियंट है। जैसे कहा भी स्टेट सेक्रेटरी ने, जो नए स्टेट सेक्रेटरी हैं टोनी ब्लिंकन ने कहा कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे क्लाइमेट के लेवल पे। लेकिन अभी हमने 2-3 रोज पहले देखा कि साउथ चाइना सी में चाइना को फिर टफ टाइम दिया अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने। यानी लगता था कि चाइनीज उनको भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका भी एडवांटेज क्या भारत को मिला, या ये अपनी भारत की ही स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से चाइनीज ने डिसएंगेजमेंट का अल्टीमेटली फैसला किया? मुझे लगता है ताहिर साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। भारत की स्ट्रेंथ एक फैक्टर है, अमेरिका का प्रेशर एक फैक्टर है, पर अक्सर जैसे मीडिया में बात आ चुकी है, तो मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात हमें रिपीट करनी पड़ेगी कि जो बाइडेन जो था वो तो वाइस प्रेसिडेंट तो ओबामा का था। ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है, और ओबामा के अंडर मैक्सिमम पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। उसने जंगें भी करवाई हैं, और वेडिंग पार्टीज, आपने सुना कि हेलफायर मिसाइल मार दी, वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई, इनोसेंट लोगों की, जो मासूम लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ट्रंप सिर्फ बोलता था, ट्रंप ने कभी कुछ करा नहीं। ट्रंप यूज्ड टू स्पीक, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सब लोग कंट्री जो थी, चाहे पाकिस्तान थी, चाइना थी, आई थिंक दे गॉट कॉट अप इन अ लॉट ऑफ दैट रेटोरिक। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर है वो जो बाइडेन लेकर आएंगे, अपना एक डिफरेंट सिग्नेचर होगा ही इनका, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लेवर जरूर ताहिर साहब लेकर आएंगे अपना। एंड इट विल बी एन एग्रेसिव अमेरिका, जो मुंह पे बड़ा प्यार से बोलेगी, मुंह में मिश्री घोलेगी वो अमेरिका, लेकिन जब काम करने पे आएंगे तो वही ड्रोन स्ट्राइक होंगी, वही अग्रेसिव एक्शंस होंगे। ट्रंप का ये था कि ट्रंप ग्राउंड पे कुछ नहीं करता था, बस वो रात को 2 बजे ट्वीट करता था और कड़वा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। ओबामा देखिए, ओबामा वाज द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैन। ओबामा एक दिन पहले जो अपना उसने ऑपरेशन जेरोनिमो करा था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो बच्चों के स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के वो पता नहीं लेक्चर कर रहा था, कुछ कर रहा था वो, और रात को ही वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ पोकर, ही वाज एब्सोल्युटली क्वाइट। उसका एक फसाड था, एक अपना एक फेस था ओबामा का, और थरो जेंटलमैन, वो भाग के कहीं से बर्गर खा लेगा, बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलेगा, दिस अंकल फादरली फिगर ओबामा का था। लेकिन पीठ पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो ड्रोन स्ट्राइक भी चलती थी, और सर्च भी ट्रूप्स का अफगानिस्तान और इराक में चलता था, बॉम्बिंग्स भी चलती थी, और उसने सब कुछ करा है। तो बाइडेन कम्स फ्रॉम द ओबामा स्कूल ऑफ थॉट। ये ऊपर से पूरा बात करेगा, जो एक क्लाइमेट चेंज पे भी करेगा, यूनाइटेड नेशंस की भी बात करेगा, WHO की भी बात करेगा, सारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं ये सबकी बात करेगा। लेकिन साहब एंड में उसने करना वही है जो अमेरिका के मफाद में हो, जो अमेरिका के मफादात में उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये अमेरिकन डीप स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा, और ये करेगा। देखिए, चाइना को आंखें दिखाएगा, ये पक्की से बात है। देखिए, बात गौरव भाई, हम बार बार सुनते हैं कि चाइना उस रीजन में एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। जब हम चाइना कहते हैं तो हमारी मुराद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो उस रीजन में ये भी एक फियर पाया जाता है कि चाइना भारत को बहुत ही टफ टाइम देगा। ये एक इम्प्रेशन है, और साथ ये भी एक इम्प्रेशन है जो खुद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रेटरिक पाया जाता है कि चाइना हमारी ज़मीन हड़प कर गया, जो कई किलोमीटर से कई हज़ार किलोमीटर तक बताई जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, चाइना ने
यकीनन बात है, जमीन तो हड़पी है भारत की, इसमें कोई शक नहीं है। 1962 वॉर में बहुत ज्यादा जमीन हड़पी है, कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर, कोई कहते हैं लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हड़पी है, कोई 50,000, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स। देखिए चाइना तो ताहिर साहब थ्रेट है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, पहली चीज। अब चाइना का किरदार देखिए, जिसको पैसे देता है उसकी जमीन हड़प लेता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो। जहां पे चाइना गया है किसी को खुश करके नहीं आया, लोगों की जेबें काट कर आया। दूसरी चीज, जहां तक भारत की बात है, भारत से वो अपने आप को थ्रेटेंड फील करता है, इसलिए वो मिस एडवेंचर करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये सब करता है कि भारत को किसी तरीके से लाइन पे लाया जाए। और मुझे लगता है कि चाइना का ना एक थोड़ा सा एग्रेसिव इंडिया को होना पड़ेगा। इंडियंस की माइंडसेट है, बड़ी डिफेंसिव हम लोगों की माइंडसेट है, और हमारा माइंडसेट ये कहता है ताहिर साहब कि अगर हम अच्छे हैं तो फिर दुनिया भी अच्छी होगी। पर दुनिया ऐसे चलती नहीं है, मतलब दुनिया ऐसे चलती नहीं है ताहिर साहब। दुनिया थोड़ा सा डंडे के नोक पे चलती है। अमेरिका ने हमें यही सिखाया, अगर कुछ सिखाया तो, कि दुनिया डंडे के जोर पे चलती है। चाइना अगर भारत चाहता है कि भारत में शांति हो, जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना के अंदर अशांति फैलानी होगी। चाइना के अंदर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चाइना अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझा रहे। क्योंकि अगर चाइना इंटरनली स्टेबल हो गया, जैसे कि आज की तारीख में है, अगर हमने उसको अलाउ करा कि चाइना इंटरनली स्टेबल हो, तो दुनिया को अनस्टेबल कर देगा चाइना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंडिया का। ताहिर साहब, आपने इंडिया में देखा है कि रेड कॉरिडोर है हमारा, जहां पे नक्सल मूवमेंट है, काफी नक्सलाइट्स की मूवमेंट चल रही है, तो वहां पे खून खराबा होता रहता है। कश्मीर में जो हो रहा है, आपसे ढका छुपा नहीं है, आपको सब पता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लीजिए ताहिर साहब। फिर आप जैसे पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करी गई, तो ये सब अगर आप इस तनाजुर में इसको देखें और पूरा एक पूरा इकोसिस्टम देखें, तो ये इंडिया को अंदर से वीक करने की एक साजिश है कि इंडिया वीक रहे इंटरनली। क्योंकि जो कंट्री वीक अंदर से है और अपने ही मामलों में उलझी हुई है, रोज अपने ही मसाइल में उलझी हुई है, वो बाहर सुपर पावर कैसे बन सकती है? फिर वो बाहर किस तरीके से अपना पावर दिखा सकती है? दूसरे मुल्कों को नहीं दिखा सकती। इंडिया इज टू बिजी लुकिंग आफ्टर हिज ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब चाइना देखिए, छोटी सी चीज होती है, चाइना सहम जाता है। टाइनमेन स्क्वायर की बात हुई, मिड 80s में चाइना सहम गया। हांगकांग में जो चल रहा है, चाइना सहम गया, राइट? फॉलन गॉन्ग मूवमेंट थी, चाइना सहम गया। 2003-4 में चाइना में मूवमेंट हुई, चाइना सहम गया। 50s में टिबेटन डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई, फ्रीडम नहीं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, चाइना सहम। चाइना की सबसे जो कमजोर कड़ी है साहब, वो है चाइना के अंदर के लोग। क्योंकि चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है ताहिर साहब। इट इज वेरी अफ्रेड ऑफ इट्स ओन पीपल। मैंने शायद पिछली बार भी आपसे डिस्कशन हुआ था, मैंने ये बात बताई थी कि चाइना को किससे डर लगता है? चाइना को ट्विटर से डर लगता है, फेसबुक से डर लगता है, यूट्यूब से डर लगता है, इंस्टाग्राम से डर बंद है वहां पे। आप चाइना के अंदर जाएंगे, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं, अपने लोगों को चाइना अलाउ नहीं करता, राइट? और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 10 बार चाइना जा चुका हूं, और एक अजीब खौफ का माहौल है चाइनीज सिटीजन्स में। तो एक डील उन्होंने करी है ना अपने सिटीजन्स के, कि हम आपको जिसको कहते हैं माली तरक्की होती है ना, जो उसको आपको इकोनॉमिक, हम आपको तरक्की देंगे, आपकी जेबों में डॉलर होंगे, पैसे होंगे, लेकिन आपके पास कोई हकूक नहीं होंगे, आपके पास राइट्स नहीं होंगे, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। तो डील है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अपने लोगों के साथ। तो ये चाइना की बहुत सही कहते हैं कि शाहरग है, जो चाइना की जगलर वेन है, अगर इसको दबाया जाएगा तो चाइना से चीख निकलेगी। और चाइना को जो कहते हैं ना कि हम चाइना को, ताइवान को वेपन्स दे देंगे, इससे चाइना नहीं घबराने वाला। चाइना को अंदर से जाके उसकी दरारें कहां पे हैं उसका फायदा उठाएंगे। जब वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाइना में डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट्स हैं, और कई 100 डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स हैं जिसको चाइना दबाता है, वहां पे उइगर मुसलमान है जो चाइना से बड़े परेशान है। ये सब चीजें अगर हम करते हैं चाइना के साथ और चाइना को अंदर से खड़काते हैं, तब जाके चाइना लाइन पे आएगा। वरना ये जो एलएसी की आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, आपने जो भी बात करी एलएसी में चाइना क्या कर रहा है, ये कोई गारंटी थोड़ा ना है कि अगले साल ये नहीं करेगा। ये हर साल करेगा चाइना। सही बात है। ये चाइना कभी नहीं रुकेगा जब तक आप चाइना को फिजिकली नहीं रोकेंगे। चाइना नहीं रुकेगा, और चाइना तभी फिजिकली रुकेगा जब चाइना को आप अंदर से कमजोर करें। और अंदर कमजोर कैसे करेंगे? डेमोक्रेसी के थ्रू। वो काफी अच्छा वीडियो था, मेजर गौरव आर्य जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि इंडिया अंदर से इतना कमजोर कर दिया गया है कुछ लोगों ने, स्पेशली कम्युनिस्ट ने और कांग्रेस ने और कुछ दूसरे लोगों ने, कि इंडिया अपने ही मामलों में उलझा रहता है। एक मामला खत्म नहीं होता, जैसे सीए प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो अब ये किसानों का प्रोटेस्ट आ गया,
और ये ख़त्म होगा नहीं तो जम्मू कश्मीर में कुछ हो जाएगा, या फिर जो रेड कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट्स होती है वहाँ पे कुछ हो जाएगा। अभी बीच में खालिस्तान का भी मूवमेंट थोड़ा जोर पकड़ने लगा था। तो कहीं ना कहीं ये चलता रहता है, अंदरूनी खींचतान चलती रहती है, जिससे ये इंडिया अंदर से ही कमज़ोर हो रहा है। और इंडिया का अंदर से कमज़ोर होने का मतलब ये है कि इंडिया फिर बाहर अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता, जो मेजर गौरव एजेंसी की है। चाइना इसलिए दिखा पाता है कि चाइना अंदर से उतना डिस्टेबलाइज नहीं है, या अमेरिका उतना डिस्टेबलाइज नहीं है, इसलिए वो अपनी मसल पावर बाहर दिखा सकता है। लेकिन इंडिया भी दिखा सकता है। इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया मिलिट्री पावर फोर्थ है नंबर पे, थर्ड या फोर्थ नंबर पे है मिलिट्री पावर में, तो वो दिखा सकता है। लेकिन अंदर से ही वो इतना डिस्टेबलाइज है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर चाइना को अगर हमें घेरना है तो उसे अंदर से डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा, तब वो ये इस तरह की हरकतें बंद करेगा। दूसरी चीज़ जो मेजर गौरव आर्य ने कही थी कि 1962 के इंडो चाइना वॉर में जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, उसकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 40 ही कंपनी में जो लड़ाई लड़ी थी 124 जवानों ने, जिसमें से उनके 114 के लगभग जवान शहीद हो गए थे, और उन्होंने 3000 के आसपास चाइनीज सैनिकों से लोहा लिया था। तो मेजर शैतान सी के नेतृत्व में वो लड़ी गई थी, और उसमें ज़्यादातर अहीर थे जो कि राजस्थान से आते हैं। वो अहीर रेजिमेंट के नाम से भी जानी जाती है। तो उन्होंने वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही बहादुरी से वो लड़ाई लड़ी थी। और वो जो लड़ाई लड़ी थी वो 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे थी, -40 डिग्री सेल्सियस पे थी। चुशुल सेक्टर में वो लड़ाई लड़ी गई थी, रेजांगला में। और जब मेजर शैतान सिंह जब शहीद हुए थे तो उन्होंने ये बोला था, अपनी जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे बोला था कि उनके हाथ में गोली लगी तो उन्होंने बोला था कि मशीन गन को रस्सी बांध दीजिए और उस रस्सी को मेरे पैर में बांध दीजिए। और इस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और कहा यह जाता है कि 1200 से 1300 चाइनीज़ों को उन्होंने मारा था, जो कि ऑफिशियल आंकड़ा तो पता नहीं कितना था, लेकिन कहा यह जाता है कि 1500 से 1800 भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक दो जो लोग कुछ को तो चाइनीज़ ने पकड़ लिया था, वो वहाँ से बचकर आ गए थे, और कुछ को एक दो जो लोग थे रेडियो ऑपरेटर थे, उन्होंने जाके उन्हें बताया था। अब हुआ ये था कि वहाँ पे बर्फ़बारी हो गई थी, तो वो उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से और वहाँ एक चरवाहे की मदद से जब वो डेड बॉडीज़ खोजी गई, उनका पार्थिव शरीर खोजा गया मेजर शैतान सिंह का, तो उनके पाँव में रस्सी अभी भी बंधी हुई थी, और उस रस्सी की जो डोर थी वो मशीन गन से बंधी हुई थी। तो ये साफ दिखा रहा था कि वो मतलब आखिरी सांस तक लड़े थे। और इन्हीं के ऊपर कवि प्रदीप ने गाना लिखा था, कर चले फिदा हम जानो तन साथियों, 10-10 को एक ने मारा, राह थमती गई और नब्ज रुकती गई, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। ये जो लाइनें थी, ये जो गाना था, ये कवि प्रदीप ने उसी रेजांगला की लड़ाई के ऊपर लिखा था। तो मेजर शैतान सिंह ने वाकई में उनकी जो 40 कंपनी नहीं था, उसने काफ़ी मतलब ऐसी लड़ाई लड़ी थी, बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, जिसका कि हम कह सकते हैं कि लड़ाई के इतिहास में वो अमर हो गई वो लड़ाई। और चाइनीज़ आर्मी को एक अच्छा खासा सबक मिला था ऐसा। और उनके पास तो वेपन्स भी नहीं थे, पुराने वेपन्स थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेपन्स थे, जो कि आउटडेटेड हो गए थे। एक बार में एक गोली फायर होती थी, इस 300 से 400 राउंड ही फायर थे उनके पास, 1000 हथगोले थे। इतने कम एम्यूनेशन के होते हुए भी उन्होंने 1200 से 1300 का ऑफिशियल फिगर है मेरे ख्याल में, और जो अनऑफिशियल है वो तो 1500 से 1800 है, चाइनीज़ को मार दिया। तो उसके बाद ही सीज फायर हो गया था। तो सैल्यूट है ऐसी ब्रेवरी को। तो इंडियन आर्मी के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। कोई भी आर्मी इंडियन आर्मी का मुकाबला हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में नहीं कर सकता। और चाइना जो मसल पावर दिखाने की कोशिश करता है, वो यही सोच रहा है कि ये पुराना वाला इंडिया कहाँ है। अब जो एग्रेशन मोदी जी या बीजेपी लेके आए हैं, तो मोदी जी का तो सीधा सीधा फंडा है कि भैया हम आँख झुका के तो बात करेंगे नहीं, आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। और जो भाषा जैसी भाषा समझता उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और 4-5-6 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो जिस भाषा में समझता उसी भाषा में उसको जवाब दिया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा। फिर एक नए वीडियो लेके हाजिर होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय माँ भारती। फिर मिलेंगे।